Hello everyone, I hope you are all fine and happy. Today we are going to learn reliability in psychological assessment. तो देखिए साइकोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर रिलायबिलिटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जिस तरह एक साइकोलॉजिकल टेस्ट जब हम बनाते हैं तो हमें ये देखना होता है कि ये टेस्ट कितना वैलिड बनाया गया है। इसके साथ साथ हम ये भी चेक कर रहे होते हैं कि ये टेस्ट कितना रिलायबल है। बेसिकली रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जिस मकसद के लिए बनाई गई है वो बार बार इस्तेमाल करने पर उस मकसद को या उस गोल को अचीव करे। एग्जाम्पल देते हैं कि अगर हमने एक बनाई है मशीन जो कि आपका वज़न चेक करती है। अगर तो पहली बार इस्तेमाल करने पर वो आपका ठीक वज़न बताती है। अब आपको उसको एक बार या दो बार या तीन बार जब जब उसको इस्तेमाल करें, अगर वो आपका वज़न बिल्कुल ठीक बताए तो वो आप मशीन जो है रिलायबल कहलाएगी। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर हम बहुत सारे टेस्ट बनाते हैं। जैसे कि हम बहुत से प्रोजेक्टिव टेस्ट, नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, लॉट्स ऑफ टेस्ट जो कि हम इस्तेमाल करते हैं साइकोलॉजी के अंदर। ज़रूरी है कि ये टेस्ट जो हैं, लॉट्स ऑफ टेस्ट ज़रूरी हैं कि रिलायबल भी हों, वैलिड भी हों। अगर हम मिसाल देता हूँ कि एक इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए एक टेस्ट बनाया गया है, तो ज़रूरी है कि वो इंटेलिजेंस टेस्ट तालिबे इल्मों की या किसी भी पर्सन की इंटेलिजेंस को सही तरीके से बार बार इस्तेमाल करने पर ठीक बताए। तो इसी तरह द टर्म रिलायबिलिटी इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट रेफर टू द कंसिस्टेंसी ऑफ रिसर्च स्टडी और मेजरिंग द साइकोलॉजिकल टेस्ट जो भी हैं उनकी जो रिलायबिलिटी है उसको सही तरीके से मेजर करे। तो रिलायबिलिटी हमें बताती है कि हाउ कंसिस्टेंट अ मेथड मेजर समथिंग। रिलायबिलिटी हमें बताती है कि कोई भी तरीकाकार किसी भी चीज़ को कितनी बार या मसलसल ठीक नापता है या नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर हमने तालिब इल्मों की इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए एक टेस्ट बनाया है, तो पहली बार अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो तो वो तालिब इल्मों की इंटेलिजेंस का बिल्कुल ठीक स्कोर बताता है। लेकिन जब आप इसको एक से ज़ायद बार इस्तेमाल करते हैं तो तब भी वो तालिब इल्मों की इंटेलिजेंस को बिल्कुल ठीक बताए तो वो वैलिड कहलाएगा, रिलायबल कहलाएगा, सॉरी। इस तरह एग्जांपल यहाँ पे दी गई हुई है एक पर्सन के वेट की हवाले से, जो कि मैं आपको पहले दे चुका हुआ हूँ। अब आते हैं रिलायबिलिटी की टाइप्स के ऊपर। तो देखिए रिलायबिलिटी की बहुत सारी टाइप्स हैं। टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी, इंटररेटेड रिलायबिलिटी, पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। तो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी की बात करें तो ये कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट है जब हम एक ही सेम टेस्ट को सेम सैंपल के ऊपर डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर इस्तेमाल करें। ठीक है, इस चीज़ को ज़रा गौर से समझने की ज़रूरत है कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर सेम टेस्ट को सेम सैंपल ऑफ पीपल पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं कि एक टेस्ट जो है कलर ब्लाइंडनेस का ट्रेन पायलट्स पर इस्तेमाल किया जाता है, तो वो उनकी हाई टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी कहलाएगी, बिकॉज कलर ब्लाइंडनेस जो है वो ओवर द टाइम जो है वो चेंज नहीं होती। तो करते क्या है कि कुछ पायलट्स के ऊपर हमने एक बार टेस्ट कलर ब्लाइंडनेस का किया, अब हमने तकरीबन 1 घंटे बाद दोबारा उन ट्रेन पायलट्स के ऊपर वही टेस्ट अप्लाई किया कलर ब्लाइंडनेस का। तो अगर तो उनकी कलर ब्लाइंडनेस नहीं निकलती या फिर सेम रिजल्ट आता है तो इट मीन्स कि ये टेस्ट जो है रिलायबल है। एग्जाम्पल एक और दे लेते हैं कि चलिए हमने एक साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाया है पर्सनैलिटी को लेकर। तो फर्स्ट टाइम हमने कुछ लोगों के ऊपर अप्लाई किया, देन हमने वही टेस्ट 1 घंटे बाद दोबारा लोगों के ऊपर अप्लाई किया। तो अगर तो वो ठीक उनके बारे में बताता है तो इट मीन्स कि वो रिलायबल है। अब इसको मेजर कैसे किया जाता है? टेस्ट रीटेस्ट को रिलायबिलिटी को मेजर करने के लिए जो है सेम टेस्ट जो है वो सेम ग्रुप ऑफ पीपल पर दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में अप्लाई किया जाता है और उसके बाद कोरिलेशन के ज़रिए जो है वो उनके रिजल्ट निकाले जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल जो है वो आईक्यू के हवाले से, पार्टिसिपेंट्स के हवाले से दी जा चुकी हुई है कि जो कुछ लोगों का आईक्यू अब चेक करते हैं।
तो आप ये टेस्ट जो है 2 मंथ के अंदर सेम ग्रुप ऑफ पीपल पर अप्लाई करते हैं। पहली बार अप्लाई किया, फिर 2 मंथ बाद फिर अप्लाई किया, तो अगर सेम रिजल्ट आते हैं तो इट मीन्स कि वो टेस्ट रिलायबल है। इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? ठीक है, तो इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहली बात है कि जब भी हम टेस्ट या क्वेश्चन को डिज़ाइन करें, तो हमने कोशिश करनी चाहिए कि जो टेस्ट की जितने भी क्वेश्चंस हैं या टास्क हैं या स्टेटमेंट्स हैं, वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके मूड को मुतासिर ना करें या किसी भी लिहाज से उनके मूड को या उनकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस ना करें, जिससे यानी कि वो टेस्ट के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। इसके अलावा जब भी हम डेटा कलेक्ट करें, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स से बचें। एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर आज बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि अगर हम देखें कि डेटा कलेक्शन के दौरान हमने जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल ठीक हो, इस तरह जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी बार-बार करने से प्रैक्टिस ना हो गई हो एक चीज़ करने से, तो वो मतलब अनदेखे तरीके से जल्दी-जल्दी उसको टिक मार्क कर दें। सो इस तरह बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स और भी आ जाते हैं। इसके अलावा हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके जो टेस्ट हैं दूसरी बार अप्लाई करते वक़्त थोड़ा-सा उसके अंदर चेंज कर देना चाहिए, ताकि उनके लिए एक तरह से वो उस चीज़ की प्रैक्टिस ना हो जाए या उस चीज़ की उनको एक तरह से फ़ेवर ना मिल जाए कि वो आसानी से उसको कवर अप कर लें। तो थोड़े-से चेंजेज़ जो हैं वो कहीं न कहीं ज़रूरी होते हैं। इंटर-रेट रिलायबिलिटी की मैं बात करूँ तो इंटर-रेट रिलायबिलिटी जो है वो एग्रीमेंट है बिटवीन different people observing or assessing the same thing. You can use it when data is calculated by researcher assigning the rating score or category to one or more variable, and it can help to mitigate observer bias. सिंपल सी बात है कि जब एक ही साइकोलॉजिकल टेस्ट को मुख्तलिफ रिसर्चर या मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट जो हैं या मुख्तलिफ तरह के जो डेटा कलेक्टर्स हैं वो अप्लाई करते हैं सेम सैंपल पर, फिर वो अपने अपने रिजल्ट निकालते हैं। अगर तो उनके रिजल्ट भी सेम निकलते हैं तो इट मीन्स कि रिलायबल है। एग्जांपल देता हूँ मैं कि एक साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाया गया है इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। अब वो टेस्ट जो है मैं लोगों पर अप्लाई करता हूँ कुछ पार्टिसिपेंट्स पर, फिर उनका स्कोर निकालता हूँ। अब यही टेस्ट जो है मैं अपने किसी दोस्त को दे देता हूँ कि वो उन पार्टिसिपेंट्स पर अप्लाई करे। जब वो उन पार्टिसिपेंट्स पे अप्लाई करता है तो फिर उसका स्कोर देखा जाता है। फिर एक और बंदा जो है वो उन टेस्ट को सेम ग्रुप ऑफ पीपल पे अप्लाई करता है अपने अंदाज से। तो इट मीन्स कि जब हम उनके डेटा को कलेक्ट करेंगे तो देखेंगे अगर तो तीनों के रिजल्ट सेम निकलते हैं तो इट मीन्स कि वो साइकोलॉजिकल टेस्ट रिलायबल है। आई थिंक ये सबसे बेस्ट वे है रिलायबिलिटी को चेक करने के हवाले से, बिकॉज इसके अंदर जो है एक्सटर्नल बियासेस कम रह जाते हैं। बियास मीन्स कि एरर का ज़्यादा नहीं हो पाते, तो इससे जो है वो ईजीनेस हो जाती है। अब इसको मेजर किया कैसे किया जाता है? मेजर करने के लिए डिफरेंट रिसर्चर्स कंडक्ट करते हैं सेम मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन को ऑन द सेम पेपर, फिर ये कैलकुलेट करते हैं मुख्तलिफ रिजल्ट को और उसके बाद उसका नताइज निकाले जाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है कि टीम ऑफ रिसर्चर ऑब्जर्व करती है प्रोग्रेशन ऑफ वाइंड ऑन हीलिंग द पेशेंट। जो जख्म के जो है वो हील होने की प्रोग्रेस को चेक करते हैं, मुख्तलिफ रिसर्चर ऑब्जर्व करते हैं। तो वो क्या करते हैं टू रिकॉर्ड द स्टेज ऑफ हीलिंग, जख्म बढ़ने की जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं और रेटिंग स्केल को उसके हवाले से यूज़ करते हैं जो कि क्राइटेरिया सेट किया गया होता है उसके अकॉर्डिंग। फिर मुख्तलिफ जो हैं रिसर्चर जो हैं वो असेस करते हैं सेम सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स पर आर कंपेयर्ड। फिर जो मुख्तलिफ जो रिसर्चर्स अपना अपना जो है रेटिंग स्केल के ऊपर रिजल्ट निकालते हैं, फिर इसको कंपेयर करते हैं और उसके नतीजे के अंदर जो है वो रिजल्ट निकाला जाता है कि हाँ जी ये रेटिंग स्केल जो है वो वैलिड है, या फिर इसके हवाले से कि जो ज़ख्म है वो बिल्कुल टाइम टू टाइम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। लेकिन क्या इससे बेटर एग्जांपल जो है वो यही है कि आप इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से एग्जांपल यहाँ पर दें।
इम्प्रूव करने के लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें क्लियरली डिफाइन कर देना चाहिए कि जो भी वेरिएबल या जो भी मेथड यूज़ करना है डिफरेंट जो भी रिसर्चर्स हैं, फर्ज करें एक बंदे ने एक साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाया, तो वो ही टेस्ट डिफरेंट रिसर्चर्स ने भी यूज़ करना है। तो उनको पहले से कंप्लीटली इसका मेथड भी समझाया जाए, उसके वेरिएबल्स वगैरह के बारे में बताया जाए, फिर इसका डिटेल जो है वो ऑब्जेक्टिव यानी कि मकसद बताया जाए कि किस तरह से आपने वेरिएबल्स को रेट करना है, काउंट करना है, उसको कैटेगराइज करना है। फिर जब मुख्तलिफ रिसर्चर्स इन्वॉल्व होते हैं तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो सेम चीज़ की ट्रेनिंग भी लें और पूरी इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करें, क्योंकि विदाउट ट्रेनिंग अगर कोई रिसर्चर पार्टिसिपेंट पर टेस्ट अप्लाई करेगा तो हो सकता है कि उसके अंदर जो है वो ब्यास आ जाए और उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। पैरेलल फॉर्म ऑफ लायबिलिटी के अंदर होता यूं है कि measure the correlation between two equivalent version of the test। एक टेस्ट के दो वर्जन जो होते हैं, जब उनको सेम पार्टिसिपेंट्स पे अप्लाई किया जाता है और फिर जब उनकी कोरिलेशन निकाली जाती है तो इसको पैरेलल फॉर्म ऑफ लायबिलिटी कहते हैं। एग्जांपल देता हूं मैं फिर से इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से कि एक इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया गया है इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, मैंने बनाया, ठीक है, कि ये जनाब पार्टिसिपेंट की इंटेलिजेंस सही बताएगा। अब एक और इंटेलिजेंस टेस्ट जो कि उससे मिलता जुलता हो, हम वो पार्टिसिपेंट्स पर अप्लाई करते हैं। अब उस टेस्ट का स्कोर और अपने टेस्ट का मैं स्कोर निकालता हूँ। अगर तो स्कोर ऑलमोस्ट सेम या आगे पीछे हो तो इट मीन्स कि जनाब ये जो मैंने टेस्ट बनाया है ये बिल्कुल वैलिड है, ये रिलायबल है और ये बिल्कुल ठीक है। ये पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी हो जाती है कि एक ही टेस्ट को 2 टाइम्स अप्लाई किए जा रहे, ठीक है। इसी तरह से एग्जांपल यूं भी होती है कि फ़र्ज़ करें कि कुछ लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी इंटेलिजेंस पहले से ही हमने मेजर की हुई है कि जनाब इनका इंटेलेक्चुअल स्कोर 90 निकलता है, ठीक है। अब मैंने उनके ऊपर अपना टेस्ट अप्लाई किया, उसको भी रख लिया। इसके बाद मैं इससे मिलता जुलता पैरेलल टेस्ट जो है वो अप्लाई करता हूँ पार्टिसिपेंट्स पर। अगर तो उनका इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर उनका स्कोर ऑलमोस्ट 90 के आसपास आता है मेरे टेस्ट में, और अगर जो दूसरा टेस्ट मैंने अप्लाई किया पैरेलल उसके ऊपर स्कोर वैसा नहीं आता, तो इट मीन्स कि या तो उस पैरेलल फॉर्म में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है या फिर मेरे टेस्ट के अंदर कहीं ना कहीं इशू आ रहा है। तो ये इस पैरेलल फॉर्म ऑफ लायबिलिटी के अंदर यानी कि हम एक दो मुख्तलिफ पैरेलल जो टेस्ट होते हैं उनको अप्लाई करते हैं पार्टिसिपेंट्स के ऊपर। अब मेजर के कैसे किया जाता है? द मोस्ट कॉमन वे ऑफ मेजर पैरेलल फॉर्म ऑफ लायबिलिटी इज के जो लार्ज सेट ऑफ क्वेश्चन है एक ही चीज़ को मापने के लिए हमको उनको दो डिफरेंट सेट जो हैं वो रैंडमली लोगों पर अप्लाई करते हैं। सेम ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट आंसर दी बोथ सेट, उस दोनों सेट्स के आंसर करते हैं, फिर उनको कैलकुलेट किया जाता है रिजल्ट को। कोरिलेशन अगर उनका ज़्यादा हाई होगा यानी कि +1 में होगा तो इट मीन्स कि जनाब वो पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी भी इनमें ज़्यादा है। देखिए एक टेस्ट के अंदर हम मुख्तलिफ तरह की रिलायबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। वो टेस्ट फ्री टेस्ट, इंटर कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, ये जिसे आप कह सकते हो कि इंटररेटर रिलायबिलिटी भी कह सकते हो। इसके अलावा पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी भी उनकी चेक की जा सकती है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए जो है वो जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये टेस्ट आइटम्स हैं, वो सेम थ्योरी पर फॉर्मुलेटेड होने चाहिए। इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी सिंपल सी बात है कि जनाब जितने भी एक टेस्ट के अंदर आइटम्स पाई जाती हैं उनकी जो है कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए हम जो है वो इंटर कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। इंटर कंसिस्टेंट रिलायबिलिटी कोरिलेशन है मल्टीपल आइटम्स के एक टेस्ट के अंदर that are intended to measure the same construct. You can calculate internal consistency without repeating the test। टेस्ट को रिपीट किए बिना और इन्वॉल्व किए दूसरे रिसर्चर्स को इन्वॉल्व किए बिना हम जो है वो इंटरनल जो है रिलायबिलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मेजर करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है एवरेज इंटर आइटम कोरिलेशन और एक होता है स्प्लिट हार कोरिलेशन। जो पहला कोरिलेशन उसको अंदर फॉर सेट ऑफ मेजरमेंट डिजाइन किए जाते हैं टू असेस
the same construct, you can calculate the correlation between the results of all possible pair of items and then calculate the average. देखिए जितनी भी आइटम्स होती हैं उनके हम दो सेट बना देते हैं, अब दोनों का कंपैरिजन हम करते हैं तो उनकी एवरेज निकाली जाती है तो वो बन जाती है एवरेज इंटर आइटम्स कोरिलेशन। इसको अगर मैं सिंपल एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन करना चाहूँ तो अगर हमने इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए एक टेस्ट बनाया है, अब हमने उस टेस्ट की आइटम्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हमने इसके दो सेट बना लिए, पहला सेट लोगों को पार्टिसिपेंट्स को अप्लाई किया, उसका रिजल्ट निकाला, फिर दूसरा सेट अप्लाई किया, उसका रिजल्ट निकाला, तो फिर उसकी एवरेज निकाली हमने, तो एवरेज इंटर आइटम कोरिलेशन हो गया। इसके बाद आ जाता है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी की। अगर मैं बात करूँ तो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी जो है वो दो सेट जो हमने बनाए हैं उनको मुख्तलिफ टाइम के अंदर हमने डिवाइड करके लोगों में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। फर्ज करें मैंने एक अपने जो साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाया है इंटेलिजेंस का, उसको दो सेट बना दिए। पहले सेट को मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ लोगों के ऊपर, फिर 1 घंटे बाद पार्टिसिपेंट के ऊपर दोबारा इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो वो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी हो जाएगा। तो खैर इसका इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट जो है उनको हम प्रेजेंट करते हैं a set of statement designed to measure the optimistic and pessimistic mindset। सो क्या करेंगे हम कि हम पहले ऑप्टिमिस्टिक जो सेट के क्वेश्चंस होंगे वो लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर देन पैसिमिस्टिक करेंगे, फिर दोनों का जो है वो हम स्कोर कंपेयर करेंगे, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि हम उसके बाद कह सकते हैं कि हाँ जी इनकी इंटरनल कंसिस्टेंसी है क्या नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी हम यानी कि क्वेश्चन की डिवीजन करें मेजर करने के लिए, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हमने आइटम्स अलहदा किए उनका कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए, उनकी थ्योरी सेम होनी चाहिए, और जो हमने दूसरा सेट बनाया उसके अंदर ऑलमोस्ट उससे मिलती जुलती हुई आइटम्स होनी चाहिए, ताकि जो है वो इनकी इंटरनल कंसिस्टेंसी लायबिलिटी अच्छे से चेक हो सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।